तो हेलो 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 एवरीवन। तो देखिए भैया, हमने पिछले वीडियो में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की समरी का पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम यूनिट्स एंड डिमेंशंस व यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स यूनिट्स एंड डिमेंशंस का समरी का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 2 जो है देख लेंगे। और आज इस चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के नाम पर अलविदा कह देंगे, क्योंकि अगर आपने हमेशा हमेशा के लिए बोल दिया तो चैप्टर निपट जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। पहले पार्ट की कोई समरी नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पता ही है मैं कितनी अच्छी समरी देता हूँ। इतनी अच्छी समरी दी है मैंने, 4.5 घंटे के लेक्चर की समरी में मेरे को 2 घंटे लगे। तो समरी तो मैं सच में बहुत अच्छी देता हूँ, इसलिए मैं समरी नहीं देना चाहता, नहीं तो पता चला मेरा 75% वीडियो समरी देते देते में ही निकल जाएगा। खैर, हाँ ये जरूर बताता हूँ क्या पढ़ा हमने पिछले वीडियो में। इसका मीनिंग पढ़ा था, इसका मीनिंग पढ़ा था, हमने डिमेंशनल फार्मूला निकालना सीखा था। डिमेंशनल फार्मूला हमने जो है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनका जो है हमने इनका भी निकाला था और इनको यूज करके बाकी चीजों का भी हमने निकाला था। ठीक है, तो मैंने आपको दो डिमेंशन होमवर्क दिए थे, जो कि थे आपके मेरे को नंबरिंग याद नहीं हमने कहाँ छोड़ा था वो वाला, तो इसलिए मैं अपने से नंबरिंग डालता हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो छोटा जी, इसका डिमेंशन क्या होगा? देखो, डिमेंशन में आपको सबसे ज्यादा टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना है। यदि आपको पता है टर्मिनोलॉजी में जो चीज लिखी है उसका अर्थ क्या है, जैसे अगर आपको यदि पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन, अरे भाई, चाहे ग्रेविटी की वजह से हो, चाहे एप्पल की वजह से हो, चाहे नारियल पानी की वजह से हो, चाहे एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन, यानी वो किसी भी प्रकार से हो। जैसे कि हर एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, चाहे काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जियोथर्मल, थर्मल, आयनिक, सारी एनर्जी का डायमेंशन जैसे सेम होता है, उसी प्रकार से सारे एक्सेलरेशन का डायमेंशन सेम होगा, चाहे वो आपके धक्का देने की वजह से ही क्यों ना प्रोड्यूस हुआ हो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एक्सेलरेशन वर्ड आया है, यानी इसका डायमेंशन जो एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, LT-1 यानी LT-1 इसका डायमेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यानी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन निकालने के लिए वैसे तो भैया आपको फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप यदि एक बार में गलती से 9 पास कर गए थे तो आपने ग्रेविटी वाले चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा जरूर होगा। यदि नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं भैया, हम पढ़ा देते हैं, हम हैं ही इसलिए कि आपको फॉर्मूला पढ़ाएं। ले भैया, F इज इक्वल टू G अपॉन R स्क्वायर, where F is the force, m is the mass and r is the radius। अरे F फोर्स है, M और M दोनों ही मास है, M बड़ा मास, M छोटा मास। अरे मतलब बड़ा M बड़ा मास, छोटा M छोटा मास, या बड़ा M छोटा मास, छोटा M बड़ा मास, जो ले लो। वैसे अपन डिनोशन में बड़े M को बड़ा मास मानते हैं, छोटे M को छोटा मास मानते हैं, क्योंकि जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है, जो बड़ा है वो छोटा नहीं हो सकता, छोटा है वो बड़ा नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें डायमेंशन इसका नहीं निकालना है, हमें ईच का निकालना है। ईच को एक तरफ आइसोलेट कर लो, तो बाकी की टर्म्स को इधर उठा के फेंक दो। अरे भैया, F इंटू R स्क्वायर कर दो अपॉन ये M इंटू M को यहाँ नीचे फेंक दो, ये G के बराबर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। अब हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि भैया हमको ना क्या करना है पता है, हमको ना इसका डायमेंशन निकालना। तो हम इन सब के डायमेंशन को साथ में लिख के उनके साथ कुछ कुछ करके यानी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके हम जो है आगे के डायमेंशन निकाल के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए इसको यहाँ पे मिटाते हैं, ठीक है, और मिटाने के बाद हम आपको इसका डायमेंशन निकाल के दिखाते हैं। जरूर डायमेंशन निकालेगा जी उस्ताद। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला यहाँ से आता है, F स्क्वायर बटा M इंटू M फ्रॉम कहाँ से आया? F इज इक्वल टू G m अपॉन R स्क्वायर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भैया। चलिए फिर देखो, ग्रेविटेशनल G का डिमेंशन क्या आता है, F क्या होता है? F इज व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी बटा टाइम, यानी MLT-1 का ऐसा ही है का? अबे चुप है ना। मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, M इंटू LT-1 अपॉन T।
तो MLT-2 है भाया, काहे नहीं समझे, समझे बूझे। तो ये का है MLT-2, ऐसा डब्बे में पैक कर दो इसको। आर एक प्रकार की का है, रेडियस बोले तो लेंथ है, का है भैया, लेंथ है कि नहीं है? अच्छा मानते हो कि नहीं, सहमत हो कि नहीं? बिल्कुल एल है। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, छोटा सा स्क्वायर लगा हुआ है बटा। एम और एम दोनों ही मास हैं, तो ये भी एक प्रकार का मास है, ये भी एक प्रकार का मास है। अरे भाई चलो आगे सिंप्लीफाई कर दो, एल को एल के साथ कुछ कुछ कर दो, एम का एम के साथ कुछ कुछ कर दो। ये एम स्क्वायर है, यहाँ सिंगल है, चलो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छे प्रेम से लिख दूंगा, एम स्क्वायर, रुक जा भाई रुक जा, एम इंटू एल स्क्वायर। अरे ये एल का स्क्वायर है, ये एल का एल है, तो एल का स्क्वायर इंटू एल कितना, एल क्यूब T-2 बाई एम का स्क्वायर। अरे भैया अब एक बात बताओ कि जब ये, अगर आप चौथी पांचवी क्लास एक बार में पास की हैं तो आपको पता होगा ये स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये m की पावर -2 बन जाएगा, और बाकी ML³ T-2 आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है। अगर तीसरी क्लास एक बार में पास थे तो पता होगा, T-2। अरे रुक जा भैया, अरे m -1 L3 T-2 का यही था तुम्हारा डायमेंशन। देख लो भैया, बड़ी बड़ी किताबों में बड़े बड़े डायमेंशन लिखे होते हैं। यदि मुझ पे भरोसा ना हो ना तो भैया देख लो, तुम निकाल के देख लेना। मैं नहीं बोलता मेरे पे भरोसा करो, ठीक है, लेकिन तुम निकाल के किताब से देख लेना, ठीक है। मैं तो छोटा मोटा आदमी जो भी है थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है। चलो, मैंने कहा था कि आपको एक टफ डायमेंशनल फॉर्मूला निकलवाने के बाद फिर हमारी ज़िंदगी में हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम उसके बाद आगे एप्लीकेशन देखेंगे। तो देखो भैया, हम निकालते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का तो ऐसे पार्ट अब नहीं है, अब क्या कट हो गई है आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन एक जमाने में जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे फिजिक्स में, अगर वहां तक पहुंच गए पास होते होते, उस आखिरी चैप्टर तक आप अपने हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट में सब में पास होते हो, तो उस चैप्टर को पढ़ने लायक, वो फिजिक्स के वो चैप्टर पढ़ते पढ़ते तक अगर आप जीवित बचे तो आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक इक्वेशन पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। उस गैस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, PV = nRT। का लिख दिए होगा, उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सबका मिश्रण कर दिए। नहीं भाई रुको, तो P का है प्रेशर ऑफ गैस है। अरे आइडियल गैस इक्वेशन बताती है कि जैसे तुम्हें तुम्हारे माँ बाप बोलते हैं कि एक आइडियल बच्चा वो होता है जो सारे काम समय से करे, समय पे, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से घर, उसके बाद फिर वहां से जो है पूरे घर पे आके बिल्कुल अपने माँ बाप के चरण दबाने के बाद, घर के सारे काम निपटाने के बाद पढ़ाई लिखाई करे, और ये सारे क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है उसे हम एक आइडियल बच्चा बोलते हैं। उसी प्रकार से एक आइडियल गैस वो होती है जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करे, जिसका प्रेशर इनटू ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। रुको भैया, कैसे नहीं होती बताएंगे। और यही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको आपको निकालना है। ये यूजीसी पेपर वाला यूजीसी नेट नहीं है अंकल, टी का है, टेम्परेचर है। ले भाई, मैंने तेरे को अब MLT से थोड़ा ऊपर उठा के टेम्परेचर तक ले आया हूँ। एक फार्मूला और करवाऊंगा, उसमें मैं तुझे रेजिस्टेंस तक लेके जाऊंगा, आई मीन इलेक्ट्रिक करंट तक लेते हुए जाऊंगा। खैर अभी फिलहाल इसको देखिए, आइडियल गैस वो गैस होती है जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, जिसका उसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर के बराबर हो जाए। नंबर ऑफ मोल्स डायमेंशन लेस होता है। पहले यहाँ का डेरिवेशन देख ले भाई, तो यहाँ से R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PV/NT। अरे बनेगा बिल्कुल भैया। अब देखो, देख रहा है विनोद, बड़े बड़े फॉर्मूला लिख के कैसे गुमराह किया जा रहा है। अरे नहीं कर रहा हूँ यार, देखो यही तरीका है पढ़ाने का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, तो मैं फिजिक्स पढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आए तो अच्छा है, नहीं आए तो भैया क्षमा कर देना, गरीब आदमी समझ के। R = PV/NT होता है, R = PV/NT होता है। अब यहाँ पे P क्या है,
P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल और T टेम्परेचर। सबका डायमेंशन आपको सब चीज़ें फेमिलियर होंगी। नंबर ऑफ मोल शायद अगर आपने अभी तक जिंदगी में केमिस्ट्री से आप रूबरू नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको करवा देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस बटा मोलार मास ऑफ सब्सटेंस। मोलार मास ऑफ सब्सटेंस, मोलार मास कुछ नहीं होता है, एटॉमिक मास को एमयू एयू हटा के उसकी जगह ग्राम लिख दो। जैसे कि तुमने देखा होगा जिंदगी में कि NO3 का मास निकालोगे तो कैसे आएगा, 14 इंटू 16 14 प्लस 16 इंटू 3 कितना आएगा, 14 प्लस 48 आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा 52 62 62 AMU आएगा। AMU हटा के जब तुम ग्राम लगा दोगे तो तुम्हारा मोलार मास बन चुका है। तुम देखोगे कि गिवन मास क्या है, एक प्रकार का m है मास। गिवन मास क्या है, गिवन मास का डायमेंशन क्या है, m है। मोलार मास भी क्या है, मास है, m है। m से m मर गया तो n की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसीलिए n का कोई यूनिट भी नहीं होता। याद रखना, एंगल और सॉलिड एंगल के अलावा संसार में ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जहां तक हमने डिस्कवरी करी है वहां तक ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका डायमेंशन हो पर यूनिट हो। ठीक है, जिसका डायमेंशन नहीं होगा उसको यूनिट नहीं होगा, जिसका डायमेंशन होगा यूनिट उसी का होगा। ये चीज एंगल और सॉलिड एंगल बस में अप्लाई नहीं होती, उनके डायमेंशन नहीं होते हैं फिर भी वो यूनिट वाले होते हैं। क्यों होते हैं, आई डोंट नो। चलो P प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया इंटू V वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब। क्या, अरे कैसे लिख दिया बे, रुको भाई रुको, क्यों कर रहे भाई, मैं छोटा बच्चा हूँ, गरीब बच्चा हूँ, सुनो तो मेरी बात तो सुनो, डांटो नहीं भाई, सुनो। देखो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ गुणा ब्रेड्थ गुणा हाइट, L इंटू बी इंटू एच। L बी एच वॉल्यूम होता है, L लेंथ है, B लेंथ है, H लेंथ है। जब L को मल्टीप्लाई करोगे तो L का क्यूब ना बनेगा भैया, काहे डांटते हो मेरे को बच्चे को। N का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता, तो उसकी जगह मैं 1 लिख देता हूँ क्योंकि मैं लास्ट में इंटू करके बेचारे को उड़ा दूंगा। 1 की अपने आप में कोई इज्जत कोई औकात नहीं, जैसे आपके घर में कोई इज्जत नहीं होती है। T जो है, T को हम K लिखते हैं। टेम्परेचर का डायमेंशन होता है K फॉर केल्विन। क्यों होता है, क्यों K लिखते हैं मुझे नहीं पता। थीटा भी लिख सकते हो लेकिन एंगल के लिए यूज करते हो तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा इसलिए लिखते नहीं है। F क्या है, फोर्स का डायमेंशन। अब देखो F क्या तुम्हारे पढ़ी हुई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से था, बोलो नहीं था भैया। देखो जब नहीं था ना उन 7 क्वांटिटी में से, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में, अब हम इस F को उड़ा देंगे। क्या करेंगे, उड़ा देंगे। उड़ाना मतलब ऐसा नहीं कि इसको हटा देंगे इक्वेशन से, उड़ाने का अर्थ है कि अब इस F का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे जो कि हमारे उन 7 पढ़ी हुई फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक हो। तो भैया F की जगह तुम क्या लिख सकते हो, F क्या होता है, F का डायमेंशन लिख दो MLT-2। हाँ ये तीनों पढ़े हैं। एरिया क्या होता है, L इंटू एल यानी L स्क्वायर। अरे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ भी एक लेंथ है, ब्रेड्थ भी एक लेंथ है, या फिर ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ भी एक लेंथ है, हाइट भी एक लेंथ है, या तो लेंथ इंटू हाइट, लेंथ भी एक लेंथ है, हाइट भी एक लेंथ है। किसी भी तरीके से L स्क्वायर ही आपका आएगा, आपके पास L स्क्वायर ही आपका आएगा, इंटू यहाँ लिख दे L क्यूब। अब यदि तुम एक बार में तुम पहली कक्षा पास किए थे, सॉरी ज्यादा बोल दिया, अगर एक बार में तुमने 5th क्लास पास कर ली, 5वीं कक्षा अगर आपने एक बार में पास करी है तो आपको पता होगा कि यहाँ ये L लिखा है, यहाँ L स्क्वायर लिखा है, तो एक स्क्वायर से एक L कैंसिल हो जाएगा। यदि L स्क्वायर लिखा है ऊपर L क्यूब है तो L स्क्वायर से एक क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक L बचेगा। ये का है, ये L इंटू एल है, ये का है L इंटू एल इंटू एल है, तो 2L से 2L मर गया, यहाँ एक L बचेगा। इससे मैं क्यूब को काट दूंगा भाई, ठीक बिल्कुल। नीचे क्या था मेरे पास, 1 इंटू के था, तो उसमें सिर्फ के लिख दूंगा। ये डायमेंशन में आता है भैया, ये ना बोलना कि के तो नहीं आता। अरे पढ़े हो भाई, याद कर लो, काहे मेरे को मारे डाल रहे हो। ध्यान होगा अगर तुम्हें तो तुमने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में मतलब पिछले वीडियो में तुमने पढ़ा होगा कि क्या क्या होते हैं। एल एम सॉरी अपन उस ऑर्डर में आते हैं, एम एल टी के मोल सी डी एंड ए यानी एम्पियर, तो के भी एक है। अब L इंटू एल करोगे तो L स्क्वायर आएगा, M एक ही है, T-2 एक ही है, K जहाँ है ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा पूरा M L स्क्वायर T-2 बाई K जब ऊपर जाएगा तो K-1 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, लिख दे K-1। ये तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। बाबा रे बाबा, इतना भयंकर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, पहले शुरू में निकाल लो,
जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुमको याद हो जाएगा। भैया मुझे तो रटा था ये फॉर्मूला, तभी मैं बता रहा हूँ सही है। मुझे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी रटा, m-1 L3t-2 वेलोसिटी Lt-1 एक्सेलरेशन Lt-2 होता है, ये सारे मुझे रटे हैं। फोर्स Lt-2 प्रेशर का होता है ml-1t-2, तो मेरे को रटे हुए हैं। कारण इसका ये है ना भैया, कारण इसका ये है कि मेरे को भैया क्यों रटे हैं, तुम ये सोचोगे क्यों रटे हैं इसको, ऐसा का है तुम्हारे डिटर्जेंट भैया, तुम्हारे टूथपेस्ट में ऐसा कौन सा नमक है तुमको सब याद है भाई। न्यूमेरिकल लगाते लगाते तुम्हें भी याद हो जाएगा, देखना एक बार अंदर से कोशिश करना, याद होगा। चलो एक लास्ट निकाल लेते हैं हम। अब थोड़ा अपने कुर्सी की बेटियां बानी और थोड़ा तेज चलने वाले हैं, क्योंकि अगर हम तेज नहीं चले तो फिर मुझे इसका पार्ट 3 लेके आना पड़ेगा। फिर तो मुझे गाली दोगे कि भैया यार तुम पार्ट 3 बहुत पढ़ाते हो यार, 3 पार्ट की कौन समझी था, इससे अच्छा लेक्चर देख लेते हैं सर। इसलिए मैं आपको पार्ट 3 आने की नौबत नहीं दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्या दूँ भैया, क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या 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 दूँ भैया, क्या दूँ। देखो मैं अगर आपको बोलूँ, मैं यदि आपको बोलूं कि भैया मुझे, तुम एक काम करो, मुझे चार्ज का डायमेंशन बता दो। आए अरे कुछ नहीं, अरे इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है, चार्ज बटा टाइम, चार्ज बटा टाइम। तो चार्ज कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बटा टाइम, इसका ए हो जाता है, इसका टी हो जाता है। चार्ज का डायमेंशन आ गया तेरा, ए इंटू टी इक्वल टू ए टी, ले क्या टी है, ओके। आए भैया बहुत जल्दी नहीं हो गया, रुक जा कोई बात नहीं। अगर आपने 10वीं कक्षा एक बार में पास कर ली थी साइंस में, तो आपको ये याद होगा, आपने फिजिक्स में कुछ ऐसा पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, चार्जेस पर यूनिट टाइम का, ऐसा याद है बिल्कुल भैया। ई का होता है, ये तुमने पढ़ा है का, आई इक्वल टू ई का होता है क्यू, या फिर तुम इसको स्मॉल क्यू लिख दो तुम्हारी खुशी के लिए, मैं लिखूंगा खुशी तुम्हारी है जब इसी में, तो हम भी आंसू छुपा ही लेंगे, वजह जो पूछेगा ये जमाना तो कोई बहाना बना ही लेंगे। इसका डायमेंशन है टाइम, अरे Q अपॉन T भैया, इसका डायमेंशन का होता है, ए होता है, ए फॉर एम्पियर, Q निकालना है अपॉन T फॉर टाइम, यहाँ से Q आ जाएगा A इंटू टी, और टॉपर बनने का शौक हो तो M0 L0 T1 A1 है, मोल 0 CD 0, 1 2 3 4 5 6, एक तो कौन सा बच गया भैया, टेम्परेचर 0। ले भाई निकल गया तेरा डायमेंशन। हाँ भैया इनको स्क्वायर ब्रैकेट में रख देना यार प्लीज, कित कृपा कर देना भैया मेरे पे है, थोड़ा तो गरीब पे कृपा कर दे भैया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया करो। तो अभी तक जो आपने देखा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अंकल जी कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकलवाया है ना, तो हम एक क्वांटिटी के डायमेंशंस को एनालाइज कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, एक चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की कितनी पावर होती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के साथ एक चार्ज कैसे रिलेटेड है, एक वेलोसिटी जो है लेंथ और टाइम के साथ कैसे रिलेटेड है, तो वो पावर्स के फॉर्म में रिलेटेड। कैसी पावर्स भैया, एल एक बार आता है, टी -2 बार आता है उसके अंदर, ठीक है भैया, बिल्कुल भैया। चलिए अब हम एक बहुत तिलस्मी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे पता नहीं काहे सीबीएसई को बड़ा प्रेम है, बड़ा अच्छे अच्छे सवाल देते हैं। सीबीएसई में मास्टर जो हैं 11 12 के बहुत प्यारे प्यारे सवाल देते हैं, उसमें से 3 नंबर 4 नंबर के। और एक चीज़ और है कि नीट में भी बड़े प्यारे प्यारे सवाल आ जाते हैं, जेई में तो और प्यारे प्यारे सवाल आ जाते हैं। तो इसीलिए एप्लीकेशंस ऑफ जो आपने अभी तक का पढ़ा, डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस जो है आपने आपकी ज़िंदगी में पूरा पढ़ के ख़त्म कर दिया।
एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आपने पढ़ के पूरा ख़त्म कर दिया, और इसीलिए अब हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ के ख़त्म कर दिया। अब वो ज़िंदगी में कहाँ काम आता है भैया? देखो एक स्टूडेंट जब कोई टॉपिक पढ़ता है तो सबसे पहला सवाल पूछता है कि असल ज़िंदगी में कहाँ काम आएगा। चलो देखते हैं कहाँ काम आएगा। देखो डायमेंशनल एनालिसिस के 4 एप्लीकेशन होते हैं। देखो सबसे पहला एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो मैंने आपको यूनिट्स बता दिए। यूनिट्स जो होते हैं ना, यूनिट्स जो होते हैं तुम्हारे मेनली मास, लेंथ और टाइम के लिए डिफाइंड होते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है। और मास, लेंथ, टाइम के जो यूनिट्स हैं हम जो मान के चलते हैं, हम कौन सा मान के चलते हैं? हम मास का केजी मान के चलते हैं, लेंथ को हम मोस्टली मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को हम मोस्टली सेकंड में मेजर करते हैं। और जिस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं इसे बोलते हैं एसआई सिस्टम। इसके अलावा 3 सिस्टम और होते हैं, सिस्टम सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। अब तुम बोलोगे कि भाई एक बात बताओ का नई नई चीज़। अरे कुछ नहीं भाई, जैसे एसआई है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, वैसे सीजीएस है, वैसे सीजीएस है। इनके फुल फॉर्म पूछोगे कैसे आते हैं? अरे कुछ नहीं, इन्हीं के फुल फॉर्म में ही जो हैं इनके जो क्या दिए रहते हैं, इन्हीं के फुल फॉर्म में ही इनकी मीनिंग है भैया। इन्हीं के फुल फॉर्म में इनकी क्या है, मीनिंग है भैया। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। सीजीएस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफपीएस फुट, पाउंड, सेकंड। अरे सेकंड, फुट को क्या लिखते हैं? एफटी लिख देते हैं, फीचरिंग नहीं, एफटी मतलब फुट। पाउंड को क्या लिखते हैं? एलपीएस लिखते हैं, और सेकंड को सेकंड लिखते हैं। एमकेएस कछु नहीं होता भैया, कछु नहीं होता भैया। एमकेएस कछु नहीं होता भैया, मीटर, केजी, सेकंड। एसआई और एमकेएस जो हैं, इनके ये वाले अच्छे अच्छे मेजर्स जो हैं, ये बड़े प्यारे प्यारे मेजर्स इक्वल होते हैं, और इनके नाम में ही इनकी ट्रिक्स छुपी हैं। कुछ नहीं है भैया। तुमको कोई पूछे कि इस चीज़ को सीजीएस में कन्वर्ट करो, जैसे मैंने बोला कन्वर्ट 1 मीटर इंटू सीजीएस। अब तुम कहोगे भैया हमको पता ही नहीं है सीजीएस का है। ध्यान रखना, सीजीएस में सी जो है लेंथ को, पहला जो है लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा क्या है मास को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा टाइम को रिप्रेजेंट करता है। सी फॉर लेंथ की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। जी फॉर एम की यूनिट क्या है? ग्राम। एस फॉर टी की यूनिट क्या है? सेकेंड। बहुत अच्छे से आपके आ जाएंगे। ये चीज़ मोस्टली लोग नहीं बताते, हमने आपको बता दिया। खैर इनके फुल फॉर्म ये नहीं होते हैं, इनके फुल फॉर्म अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन हम यही मान के चलते हैं। तो भैया हम मान के चलेंगे हमारी अंग्रेजी है ना। अब इनमें जो होता है ना भैया, इनमें आपको सीधे यूनिट कन्वर्जन नहीं आता कि 1 मीटर को सीजीएस में बताओ। इसमें आएगा कि भैया 2 न्यूटन ऑफ फोर्स को, नहीं मान लो 1 मिनट, ओके, -1 L3 T-, एक काम करो तुम मेरे को 2 मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर पर मीटर पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर जो है, आप हमको जो है क्या करिए, आप हमको उसमें बता दीजिए। किस में बता दीजिए? आप हमको सीजीएस में बता दीजिए। मैंने आपको कहा केजी मीटर पर, न्यूटन को 1 न्यूटन को केजीएस सीजीएस में बताओ। तो 1 न्यूटन एक्चुअली में क्या होता है? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम एल टी -2। भैया देखो यूनिट जो है डायमेंशन से आते हैं, डायमेंशन जो है यूनिट से आते हैं, दोनों एक दूसरे से आते हैं, इसलिए कोई सुपीरियर नहीं कोई इन्फीरियर नहीं, दोनों एक दूसरे से ही आए। ठीक है, बस डिपेंड करता है आपको इसमें क्या बनता है। तो इसके 4 एप्लीकेशन होते हैं। पहली होती है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ठीक है, अब इसमें आपको डायरेक्ट कभी भी 1 मीटर नहीं देगा, आपको ऐसी यूनिट देगा जिसके अंदर कोई यूनिट छुपे। जैसे 1 न्यूटन जो है एक्चुअल में 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 जो जूल है आपका एनर्जी क्या होती है? अरे एनर्जी क्या होती है? सोचो क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम, इसी के बराबर, वर्क डन के बराबर ही एनर्जी का जो तुम्हारा डायमेंशन है वो होता है। वर्क डन क्या होता है? F इंटू एस होता है, F डॉट एस होता है तुम्हारा। F की यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, एस क्या हो गया मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तुमको ये वाला कंपोनेंट दे देगा, बोलेगा इसको सीजीएस में करो, तुमको कुछ नहीं है, केजी की जगह जी रख देना, एम की जगह तुम रख देना, क्या रख देना सेंटीमीटर रख देना, और एस की जगह एस रहने देना। लेकिन इसको ऐसे नहीं कर सकते। इसको करने के लिए फिजिसिस्ट ने एक बहुत ही प्यारा तरीका निकाला है जो कि हर जगह वैलिड है। ये जो तरीका बताया ये आपके सिर्फ ऐसे सिंपल कैलकुलेशन में वैलिड है, लेकिन जो अभी आगे बताऊंगा वो हर जगह वैलिड है, जो कि आपके पेपर में आता है करने को। सिस्टम ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकेंड आता है आपका चेकिंग करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन या डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। चेकिंग करेक्टनेस या डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ ए गिवन इक्वेशन। इसमें क्या है, मैंने तुम्हें बोल दिया 2 और 2 4 होता है, कैसे बताओ। नहीं ऐसा नहीं आएगा, मैं बोलिए v = u + at होता है, कैसे बताओ। ठीक है, क्यों होता है, मतलब सही है कि नहीं है। v = u + at होता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, LHS का डायमेंशन RHS का डायमेंशन बराबर कर देना है, यदि बराबर आ रहे हैं हेंस प्रूव्ड। हाँ, नेक्स्ट है फाइंडिंग अननोन फिजिकल क्वांटिटीज इन एन इक्वेशन। अरे कैसा, v = x + at, फाइंड x, कुछ नहीं है, इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन बराबर होगा। अभी पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसमें आपके काम आएगा। फोर्थ होता है आपका फॉर्मिंग एन इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको देखो, पहले तो आपको एक इक्वेशन को जिसमें आपने मेजर किया उन यूनिट्स को थोड़ा उसमें कुछ करना रहेगा आपको, इसीलिए उसके लिए आपको इसको यूज़ करना डायमेंशनल एनालिसिस को। उसके बाद अब आपको क्या करना है, उसके बाद अब आपको ये देखना इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। यदि इक्वेशन आपको करेक्ट मिल जाए तो अब आपको नई चीज़ देखनी है कि इक्वेशन में कुछ चीज़ें नहीं पता है आपको, तो वो क्या है जो हमें नहीं पता है। तो वो चीज़ें जो है क्या है वो आपको जो है पता करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको अननोन वैल्यूज, उसके बाद फॉर्मिंग एन इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैंने अभी तक बोला इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं वो बता, अब मैंने बोला कि इक्वेशन में एक वैल्यू मुझे नहीं पता वो बता दे। अब मैं बोलूँगा इक्वेशन ही नहीं पता, बना के बताओ क्या है इक्वेशन, मतलब प्राण ले रहा हूँ तुम्हारे, कुछ नहीं हो। चलो इसको देखते हैं क्या कैसे होता है। इसमें पहला वाला देख लीजिए, सबसे पहले पहला वाला सबसे जल्दी हो जाता है, लेकिन पहले वाले में ही आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा लिखने पढ़ने का काम आता है, जो कि आप करना पसंद नहीं करते, लेकिन हम करेंगे। पहला एप्लीकेशन होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मैंने यहाँ आपको बोल दिया, इसको क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा। कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी नहीं देगा, सीधा 1 जूल देगा। अब तुम आइडेंटिफाई करो 1 जूल किस चीज़ की यूनिट है, एनर्जी की है, इनटू अर्ग। वर्क डन की भी हो सकती है वैसे। अर्ग क्या है, अर्ग अब आपको ये सोचना पड़ेगा। अब देखो इसीलिए मैं बोला आपको कभी मीटर किलोमीटर नहीं देगा, आपको सीधा इसी यूनिट देगा जिसके अंदर यूनिट्स प्रेजेंट हो, जिसके अंदर फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो प्रेजेंट हो। ठीक है, इसके अंदर फंडामेंटल यूनिट्स प्रेजेंट हो। ये फंडामेंटल यूनिट है केजी, मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, किलोमीटर, किलो सेकेंड, सॉरी सेकेंड, किलोग्राम, सेंटीमीटर, पाउंड, फुट, इंच, ये सब प्रेजेंट हो, वो ऐसे देगा आपको। अब जैसे देखो, अब इसमें क्या करना था, देखो एक फॉर्मूला होता है, देखना मैंने आपको बताया था Q = NU होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब यदि दोनों ही एनर्जी की यूनिट है तो दोनों में Q तो सेम ही है, यानी 1 जूल में 1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, N1 ले लो, जूल एक यूनिट है। ठीक है, तो ये एक Q बना देगा। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, ये एक Q बना देगा, SI का Q बना देगा, यानी SI की फिजिकल क्वांटिटी बना देगा, यानी एनर्जी का SI फॉर्म बना देगा। 1 अर्ग में, अब 1 अर्ग में कुछ भी अर्ग होगा, 1 अर्ग नहीं गिवन है। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल, जैसे मान लो यहाँ पे होगा 2 अर्ग, 3 अर्ग, तो कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू की उसको N2 मान लो। अब अर्ग भी एक यूनिट है तो दूसरी यूनिट है उसको U2 मान लो। ये क्या है, ये तेरा CGS का फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब गिवन है कि भाई देखो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही है, तो चाहे SI हो चाहे CGS हो, नाप तो तुम एनर्जी ही रहे हो ना, है ना। चाहे अब मैं मास को किलोग्राम में नापूं, चाहे मैं मास को ग्राम में नापूं, चाहे मैं मास को पाउंड में नापूं, चाहे मैं मास को पसेरी में नापूं, लेकिन मैं अल्टीमेटली नाप तो मास ही रहा हूँ, है ना। अल्टीमेटली क्या होता है देखो, इसीलिए तो 10 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा।
कि लेंथ इसकी सेम ही है, बस मेरी नापने की यूनिट अलग अलग, मैंने कंपेयर गलत चीज़ से करे, मैंने अलग अलग चीज़ों से कंपेयर कर दिया है, ठीक है। जैसे 1 मीटर इक्वल टू होता है 3.33 इंच, होता है होता है का नहीं होता है, 3.33 फीट होता है, ठीक है। तो नाप में यही सेम लेंथ रहा हूँ, लेकिन एक बार मैंने इसको दीवार से कंपेयर करके नापा, एक बार मैंने इसको अलमारी से कंपेयर करके नापा, दोनों बार में इसके लिए लेंथ तो सेम ही थी, बस कंपेयर करने के माध्यम अलग अलग थे, यानी मेरी यूनिट अलग अलग थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों की N1 यूनिट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट एक सिस्टम में, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट दूसरे सिस्टम के बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, यूनिट है जूल। अब ये जो है N2 कोई अर्ग है, अब ये कितने अर्ग होगी, अब तुम जूल से अर्ग कन्वर्जन तो कर सकते हो, मैंने बोला सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्जन कर तो देगा तू, लेकिन वो तेरे को टफ पड़ेगा, क्योंकि उसमें तेरे को फॉर्मूला बना के याद करना पड़ेगा ना, 9/3 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये वाला 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 वाला फॉर्मूला तुमको लगाना पड़ेगा, उतना नहीं करना, आपकी मेहनत बचाने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। अब अर्ग है, अर्ग एक दूसरी यूनिट है, ठीक है। अब देखो एक यूनिट जो एक डायमेंशन जो होती है ना, डायमेंशन एक्चुअली यूनिट का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन करती है, प्रतिनिधित्व करती है, यानी ये यूनिट जो है, ये यूनिट 3 चीज़ों से बना होगा, M से बना होगा, L से बना होगा, T से, वैसे और भी चीज़ों से बन सकता है अगर किसी और फिजिकल क्वांटिटी में, बट इसमें हमें पता है कि एनर्जी है, एनर्जी 3 ही चीज़ों से बनी होती है, मास लेंथ टाइम से बनी होती है, कैसे क्या होती है क्या होती है बताओ, ml² T-2, वेरी गुड है, ml² T-2 एनर्जी, तो मास लेंथ टाइम से बनी है। यहाँ पे जो अर्ग है ये भी एनर्जी की यूनिट है, तो ये भी मास लेंथ टाइम से बना होगा। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इन दोनों में मास लेंथ टाइम के डायमेंशन भी बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यानी अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें से मास लेंथ, अब ये मास लेंथ टाइम से बना है, ठीक है, तो मैं क्या ले लूँगा, N1 कितना है मेरा, यहाँ पे 1 है, U1 कितना है मेरा, जूल है, जूल किससे बना है, जूल किससे बना है मेरा, मीटर से बना है, मीटर मास से बना है, सॉरी मास से, मास की यूनिट क्या होती है 1 kg, 1 kg ऑफ मास से बना है। 1 जूल कितना है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, तो 1 kg ऑफ मास, ठीक है। लेंथ कितनी है भैया, SI यूनिट है तो मीटर, 1 मीटर की लेंथ है। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मुझे ये जूल जिस चीज़ MLT से बना है, ये MLT का भी मुझे SI यूनिट लिख देना है, कुछ नहीं करना है, SI यूनिट लिख देना है बस, क्योंकि SI में जूल भी SI सिस्टम की यूनिट है, तो इसके अंदर जो MLT आएंगे यानी मास लेंथ और टाइम आएंगे, ये भी मेरे इनकी भी SI यूनिट, कि SI में जूल की वैल्यू, SI में एनर्जी की यूनिट होती है, तो SI में मास लेंथ और टाइम की क्या यूनिट होती है, क्योंकि एनर्जी मास लेंथ टाइम से बनी होती है, टाइम की हर जगह सेकंड ही होती है, आपको पता है 1 सेकंड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो बराबर कितना होना चाहिए, N2 कितना है पता नहीं है, हमें निकालना है, हमें N2 निकालना है, कितने अर्ग होगा, 1 जूल को अर्ग, मैंने 1 जूल कितने अर्ग होगा, U2 हमारा क्या है, हमारा U2 है अर्ग है, अर्ग किससे बना है, ये भी M से बना होगा, ये भी L से बना होगा, ये भी T से बना होगा। अंतर क्या है कि इधर MLT की SI यूनिट लिखी थी, यहाँ पे अर्ग CGS का है, तो इनकी भी CGS यूनिट लिखेंगे, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, बिल्कुल सही है। अब भैया देखो ये पूरा और ये पूरा एक दूसरे के बराबर है, यानी N1 इंटू U1 इक्वल N2 इंटू U2 हो जाएगा। मैं ऊपर का रब कर रहा हूँ प्लीज, ओके, डिस्टर्ब आ गया, राइट। तो ये आपका इसके बराबर, अब देखना कुछ नहीं है भाई, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये N2 क्या हो जाएगा, N2 निकालना है तो बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर लो, N1 इंटू U1 बाई U2। अब U1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इन तीनों को, U1 को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तीनों, यानी U1 क्या है 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड, पर U1 एनर्जी की यूनिट है, तो एनर्जी के डायमेंशन के फॉर्म में इन यूनिट्स को लिखेंगे, कैसे देखना, U1 एक्चुअल में क्या है, एनर्जी है ना, एनर्जी की यूनिट है, तो N1 कितना है 1 है, इंटू U1 कितना है, U1 है M1। अब देखो ये दोनों MLT तो कंफ्यूज हो, तो मेरे को 1 1 1 और इसको 2 2 2 लेट कर लें, क्योंकि M2 की ये U1 की है, ये U2 की है, तो U1 की सारी M1 L1 L1 रुको, U1 की सारी M1 L1 T1, U2 की सारी M2 L2 T2, ठीक है। अब M1 L1 T1 के फॉर्म में, लेकिन मैंने कहा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है एनर्जी का, क्योंकि U1 एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी का क्या होता है ML² T-2, यानी M1 इंटू L1 का स्क्वायर इंटू T-2, T1 का -2। अब ये भी M2 L2 T2 होंगी और सेम चीज़ है,
क्योंकि हैं दोनों एनर्जी की, तो डायमेंशन दोनों में एनर्जी के ठोकेंगे। ठीक है, यहाँ से 1 है तो उसको हटा दो, अब सिर्फ ये बचा। अब मास क्या है, 1 kg है, 1 kg है। लेंथ क्या है, 1 मीटर है, कौन सा, स्क्वायर में है। और टाइम क्या है, 1 सेकेंड है, कौन सा है, -2 की पावर में है, डिवाइडेड बाय यहाँ m2 क्या है, 1 ग्राम है, 1 ग्राम है, इंटू L2 क्या है, 1 सेंटीमीटर है, किस में, स्क्वायर में है, इंटू तो देखिए अब क्या करना है, हाँ ये क्या है, 1 सेकेंड -2, तो सबसे पहले 1 सेकेंड -2 1 सेकेंड -2 उड़ा दो। ठीक है, अब इसको हटाए दे रहा हूँ मैं क्योंकि अपना काम यहाँ से हो चुका है। तो देखिए, तो देखना अब देखना, अब देखो, अब हमें कुछ नहीं, हमारे पास क्या बचा, 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर, रुको 1 मीटर का होल स्क्वायर अपॉन 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, एक्चुअली तुम्हें 1 इसमें नॉर्मली जब आप स्क्वायर करते हैं ना, तो आप पूरी मीटर का भी स्क्वायर करते हैं। 1 मीटर का होल स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर मीटर, 1 सेंटीमीटर का 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन खैर आप यहाँ पे भी वो चीज़ कर सकते हैं। देखो 1 kg, अब देखो आपको इसको, जैसे इसको 1 सेकेंड कैंसिल आउट किया, आपको यहाँ पे भी सेम यूनिट चाहिए, तो यूनिट सेम चाहिए तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू बदल दो, यूनिट सेम कर दो। देखो kg, 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, बाय 1 ग्राम, इंटू यहाँ 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। भाई देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, हाँ यूनिट कैंसिल होती, बचपन तक नहीं करते थे, अब करोगे। तो ये क्या बचा, ये 10 की पावर 3 बच गया। अब यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, ये है 10 की पावर 2 का स्क्वायर, 10 की पावर 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 1 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर उड़ गया। तो कितना बना, ये क्या निकल रहा है, ये याद रखना है क्या निकल रहा है, n2 की वैल्यू हम निकालते जा रहे हैं, ये n2 की वैल्यू, ये भी n2 की वैल्यू निकलती जा रही है। ठीक है, n2 वैल्यू 10 की पावर से इंटू 1 की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मर गया, 1 वहाँ बचा, 10 की पावर 4 इंटू में बच गया, तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 10 की पावर 7। तो यहाँ से n2 की वैल्यू आ गई। अब देखना हमने एक्चुअल में किया क्या है, हमारा प्रोसीजर देखना बाप, हमने किया था n1u1 बराबर n2u2 किए थे। तुमने n1 की वैल्यू पता थी, n2 की निकालनी थी और u2 की तुम्हें पता थी अर्ग। अब तुम्हें n2 की यहाँ से वैल्यू आ गई कितनी, 10 की पावर 7। तो मैं कह सकता हूँ 1 जूल इक्वल 10 की पावर 7 अर्ग। क्या ही समझ में है, इससे ज़्यादा सवाल आपको चाहिए तो डिटेल लेक्चर पढ़ें, उसमें आप प्लीज़ जाके देखें, है ना, नहीं तो आप खुद से इंटरनेट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि डिटेल लेक्चर में मैंने करवाया नहीं था सवाल और ऐसे ही। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन पे अपन आते हैं। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन क्या, चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। करेक्टनेस क्या होती है, अरे इक्वेशन सही है कि नहीं। फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको देखो, एक इक्वेशन सही कब होगी, जब डायमेंशन ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। पहले आप LHS इक्वल RHS वैल्यूज के फॉर्म में प्रूफ करते, तब आपको कुछ नहीं, LHS इंटू RHS डायमेंशन के फॉर्म में प्रूफ करना है। अब डायमेंशन ऑफ LHS, जैसे मैंने आपको दे दिया, भैया बताओ v इज इक्वल टू u प्लस 80 करेक्ट है कि नहीं है, इसका डायमेंशन बराबर है, कैसे होगा देखो। पहली बात ये याद रखना, जब कोई तुम डायमेंशन को ऐड करते हो तो तुम्हारे पास वही सेम चीज आ जाती है। अरे तुम आलू और आलू जोड़ोगे तो टमाटर थोड़ी ना आएंगे तुम्हारे पास, आलू आएंगे ना, 3 आलू और 5 आलू को जोड़ के 8 आलू आए हैं तुम्हारे पास, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर जोड़ के 8 किलोमीटर आए हैं तुम्हारे पास। इसी प्रकार से जब तुम 2 डायमेंशन जोड़ते हो तो तीसरा भी वही सेम चीज क्वांटिटी आती है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से वो कहते हैं। वैसे ये क्या है, ये वेलोसिटी है। यहाँ पे कौन सा क्या है, पहले हाँ इक्वेशन को तब तक हाथ नहीं लगाना, मैंने डिटेल लेक्चर में बताया था, इक्वेशन तब तक हाथ मत लगाइएगा जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि उसमें गिवन जो क्वांटिटी है वो कौन सा शॉर्ट फॉर्म किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन हाथ मत लगाना, नहीं तो गलत होने के बहुत चांसेस है। उसमें पहले आपको डिफाइन नहीं करे तो आपने टीचर से पूछें कि इसमें सब चीज, अगर हाँ ये डिफाइन नहीं करेगा तो क्वेश्चन में लिखेगा वेयर ऑल द वेरिएबल्स रिप्रेजेंट देयर यूजुअल वैल्यूज। यूजुअल वैल्यू मतलब वी यूजुअली आप फाइनल वेलोसिटी को बोलते हैं, यू यूजुअली आप इनिशियल वेलोसिटी को बोलते, नहीं हम तो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। ले ले भाई, तेरा लॉस है। वैसे ही फिजिक्स में मैकेनिक्स के अंदर आप वी फाइनल, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम है। ठीक है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अरे जो ना वेलोसिटी है तो वेलोसिटी तो LT-1 इसका डायमेंशन हो गया। यहाँ क्या है, LT-1 इंटू यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है a, क्या है LT-2 इंटू ये क्या है t है।
टी और -2 कैंसिल, तो LT -1 बचा यहाँ पे। LT -1 प्लस LT -1 इक्वल टू LT -1। LT -1 जोड़ रहे हो यानी तुम क्या जोड़ रहे हो, यहाँ वेलोसिटी जोड़ रहे हो, ये भी वेलोसिटी है और यहाँ भी क्या है, वेलोसिटी है। अरे वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ोगे तो क्या, देखो जैसे 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में जब तुम 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जोड़ोगे तो तुम्हारे पास 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आएगी, तो आएगी तो वेलोसिटी ही ना। यानी तो LT -1 में जब LT -1 जोड़ोगे तो तुम्हारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो भी LT -1 आएगी। यानी डायमेंशन आर नॉट एडिटिव, डायमेंशन जो है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में चेंज नहीं होते, डायमेंशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चेंज होते हैं। LT -1 इक्वल LT -1, हेंस द इक्वेशन इज करेक्ट। आपको एक और लेनी, मैं आपको एक और इक्वेशन लेके दे देता हूँ। हाँ, आपने अभी वो PV इक्वल एंड RT वाली देखी थी, मैं आपको वो लेके दे देता हूँ, चलो देख लो। PV इक्वल NRT लिया था। अब R का डायमेंशन, भाई देखो मैं भी भूल गया, क्यों बोलूँ, R का डायमेंशन अपन इस चीज़ को जरा गूगल पे देख लेते हैं, क्योंकि अब मैं किसी भी तौर तरीके से जो है ना, एक मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज, तब तक आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं 10 सेकंड तक बस। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट? M1 L2 T -2 K -1, ठीक है। हाँ चलो वो लिखा है। अब देखो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है तेरा, प्रेशर इज, अब भाई इतना याद रख लेना प्लीज, ML -1 T -2। वॉल्यूम क्या होता है तेरा, वॉल्यूम होता है तेरा L³ इक्वल टू N का कोई डायमेंशन नहीं 1 है, R का क्या है ML² T -2 K -1 और टेम्परेचर का क्या है K है। देखना ये और ये बराबर आने चाहिए, देख भैया देखा, ये क्या है L² आ जाएगा, T -2 आ जाएगा, यहाँ M आ जाएगा, यहाँ भी देखना उतना आएगा। 1 हटा दो, कोई अर्थ नहीं है इसका, इसकी जिंदगी बेकार है 1 की, 1 का कोई अर्थ नहीं, भाग। अब देखना एक टॉपिक हमारा बच गया यार, कांस्टेंट वेरिएबल्स, डायमेंशन और डायमेंशनलेस, ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं उसको भी। ये क्या है, अब K -1 और K कैंसिल हो जाएंगे, अब क्या बचा ML² T -2 ले आ गया इक्वल, बन गई इक्वेशन। यानी ये इक्वेशन सही है। मैं तुम्हें कोई भी रैंडम इक्वेशन दे दूँ ऐसी प्रकार से फॉर्म होंगी, ठीक है। तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। अब तीसरा एप्लीकेशन क्या होता है, फाइंडिंग अननोन वैल्यूज, फाइंड अननोन वैल्यूज। अरे कुछ नहीं करना है भाई, जैसे तूने अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दी, वैसे अननोन तुझे फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है, अननोन फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है। क्या है, जैसे मैंने बोल दिया v इज इक्वल टू u प्लस xt, फाइंड x। v क्या है, वेलोसिटी है इनिशियल, u क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और t क्या है, टाइम है। परफेक्ट भाया, देखो LT -1 है, ये भी LT -1 है, और यहाँ क्या है प्लस x इंटू टी है यहाँ पे, इनका सबका डायमेंशन लिख दीजिए, ठीक है। अब ये LT -1 है। अब हाँ यहाँ पे देखना, अपन ने एक चीज़ तो देखी नहीं, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे सिखाऊंगा। भैया जीवन की मेन चीज़ तो तुमने पढ़ी ही नहीं। अरे कहाँ नहीं पढ़ी भैया, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, बड़ी सिंपल चीज़ है। देखो तुम मास में मास जोड़ोगे या घटाओगे तो तुम्हारे पास मास ही आएगा, तुम टाइम में टाइम जोड़ोगे या घटाओगे तो तुम्हारे पास टाइम ही आएगा, तुम लेंथ में लेंथ जोड़ोगे या घटाओगे तो तुम्हारे पास लेंथ ही आएगी। और एक चीज याद रखना, यदि तुम्हें किसी इक्वेशन में अगर पहले गिवन हो कि इक्वेशन करेक्ट है भैया, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे ऊट पटांग इक्वेशन में दे दिया तुम मान गए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ यदि इक्वेशन करेक्ट है, देखना इस चीज का जो है सार समझिएगा। यदि वह इक्वेशन जो है यदि वो करेक्ट है, तो यदि उसमें 1 और 2 क्वांटिटी ऐड हो रही हैं, ठीक है, अगर A और B ऐड हो पा रहे हैं तो यानी इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे भैया, मानो या ना मानो होता तो है। अरे देख भाई, अगर तू आलू और आलू को जोड़ रहा है यानी आलू बराबर आलू होगा। अरे नहीं समझे क्या, तुम 2 सब्जियों को जोड़ोगे भाई, वो अब जैसे देख 2 आलू में मैं 2 टमाटर नहीं जोड़ सकता, मैं 2 आलू में 2 आलू ही जोड़ूंगा, और यदि मैं जोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब है कि दोनों प्रकार की सब्जियां मेरे पास आलू ही है ना। अब देखना
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है जब तुम इधर a प्लस बी जोड़ रहे हो, इधर c प्लस डी जोड़ रहे हो, तो a और b का डायमेंशन आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब देखना, डायमेंशन ऑफ a को मैं लिख देता हूँ dA, डायमेंशन ऑफ b को मैं लिख देता हूँ dB, ये भी आपस में बराबर होंगे। डायमेंशन ऑफ c और डायमेंशन ऑफ d भी एक दूसरे के बराबर होंगे। डायमेंशन ऑफ a प्लस बी जो है डायमेंशन ऑफ c प्लस डी के भी बराबर होंगे, और डायमेंशन ऑफ a जो है वो डायमेंशन ऑफ c के बराबर होगा। यानी यहाँ से मैं इन तीनों इक्वेशन से बोल सकता हूँ डायमेंशन ऑफ a डायमेंशन ऑफ c के बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ a डायमेंशन ऑफ b के बराबर होगा, जो कि डायमेंशन ऑफ c के बराबर होगा, और वो डायमेंशन ऑफ d के बराबर होगा, और वो डायमेंशन ऑफ a प्लस b के बराबर होगा, और वो डायमेंशन ऑफ b प्लस c। यानी जब चार क्वांटिटी जुड़ रही है तो उनके सबके डायमेंशन आपस में बराबर होंगे, और LHS RHS के तो बराबर ही है। LHS में a प्लस बी है, LHS में a प्लस बी है, RHS में c प्लस डी है, तो इनके डायमेंशन तो आपस में बराबर होने थे, ये तो होना ही था, और ये बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। और यदि अब आपको कोई क्वांटिटी मैं दे दूं, अब आपको यदि मैं कोई क्वांटिटी दे दूं, अब मैं बोल दूं भैया उसमें निकाल दे मेरे लिए तो अननोन वैल्यू, तो कैसे निकालेगा, अब देखते चलना। अब बहुत ही टेक्निकल चीजें आ रही है, और ये तीसरा एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बड़े सवाल पूछते हैं लोग आजकल, पता नहीं क्यों। मैंने तुझे दे दिया v इज इक्वल टू यू प्लस एक्स टी दे दिया, मैंने बोला v क्या है, ये भी एक वेलोसिटी है, u भी एक वेलोसिटी है, t भी है, t एक टाइम है, ठीक है, और x मुझे पता x किस प्रकार की क्वांटिटी है। तो कुछ नहीं है, जब u ऐड हो रहा है, देखना xt आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब दो चीजों के बीच में इनटू या डिवाइड लगाओ तो वो टर्म्स सेपरेट नहीं कहलाते हैं ना, x और t आर नॉट अलग अलग टर्म्स, x इंटू टी इज वन टर्म एंड u इज वन अलग टर्म। वेरी गुड, प्लस लगाए xt और u, तो यहां से मुझे इसकी जरूरत ही नहीं फिलहाल। इस क्वेश्चन में सीधा बोलूंगा डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ xt के बराबर आए। क्या बोल रहे, अरे देखना भाई, मैंने बोला कि जैसे दो आलू हैं इक्वल टू, दो आलू हैं प्लस मैं 5 आलू ऐड कर रहा हूं, तो दोनों आलू हैं तभी तो मैं उन्हें ऐड कर रहा हूं। मैं दो आलू में तो दो टमाटर जोड़ूंगा नहीं, दो आलू में तो मैं दो टमाटर जोड़ूंगा नहीं, कि दो आलू और दो टमाटर को जोड़ के कोई मानक संख्या मेरे पास आएगी नहीं, है ना। दो आलू है भाई, दो टमाटर है, अलग अलग है। वैसे ही u और xt अगर जुड़ रहे हैं तो जो u का डायमेंशन है वही xt का होगा। u का डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन, इक्वल टू lt माइनस वन। xt का डायमेंशन, xt में t का तुझे पता है टाइम है, और x का तुझे डायमेंशन निकालना है। यदि x का डायमेंशन आ गया तो डायमेंशन देख के तुम ये बता दोगे कि x किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी। अगर नहीं भी बता पाए तो क्वेश्चन में मैक्सिमम यही पूछ सकता है कि x का डायमेंशन क्या है। तो देखो t यहाँ ट्रांसफर कर दो तो lt माइनस वन डिवाइडेड बाई t, और ये डायमेंशन आ जाएगा lt माइनस टू के, जो कि x का डायमेंशन तेरा आ जाएगा। आगे आंसर बस यही करना होता है और कुछ नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं होती, ज्यादा मेहनत नहीं होती है, नहीं होती है। ऐसे ही मैं अगर आपको अब थोड़ा सा एक जो है कॉम्प्लेक्स टाइप चीज दूं क्या भाई, मुझे पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी से पता नहीं कौन सा विशेष प्रेम है, मैं उसी कर दूंगा। पी ए इक्वल टू एनआरटी दे दिया, मैंने कहा पी क्या है, प्रेशर है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर है। मुझे ए का डायमेंशन बता दे, कुछ नहीं है, ए इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी हो जाएगा। एन का डायमेंशन कितना हो जाएगा, अरे यार इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो मैं तुमसे, हैं? देखो सुनो, अब देखना, अब देखना, P का डायमेंशन क्या है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू ए, कुछ तो होगा ही। N का क्या है, वन है। अरे भैया R का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। टाइम का, टेम्परेचर का क्या है, के है, ठीक है, बिल्कुल है भैया, के से के मार दिया। अब ए का डायमेंशन निकालना है तो ए यहाँ रखो, बचा हुआ वहां फेंक दो, वन है, कोई अर्थ नहीं है इसका जिंदगी में, इसकी जिंदगी में कोई इज्जत नहीं है। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बटा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये सी ए कैंसिल, ये कितना आया, ये टी एन एल माइनस टू था। तो यहाँ रुको वापिस करते हैं, बहुत जल्दी कर दिया मैंने।
ए कितना आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के बराबर आ जाएगा। एम से एम मर गया, टी माइनस टू से टी माइनस टू मर गया, यहाँ कितना बचा स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस टू बन जाएगा तो कितना हो जाएगा एल माइनस थ्री। क्या है ये पी वी होता था, वी का डायमेंशन एल माइनस थ्री तो ए का डायमेंशन है, करेक्ट है। ठीक है, अब अपन आते हैं इक्वेशन फॉर्मिंग में और यही है जो सबसे लेंदी प्रोसेस है इन चारों एप्लीकेशन में। सबसे लेंदी डिमेंशन एनालिसिस यही है। चैप्टर एप्लीकेशन नंबर 4 आता है आपका फॉर्मिंग ए न्यू इक्वेशन। फॉर्मिंग एन इक्वेशन फ्रॉम ए गिवन रिलेशनशिप। फॉर्मिंग एन इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन रिलेशनशिप। ठीक है, अब ई अगर हमने बोल दे तो निकाल दो बेटा। अब कैसे निकालोगे, देखो तुमको रिलेशनशिप कैसे देगा। मान लो मैंने रिलेशनशिप में तुमको दे दिया, रिलेशनशिप में मैंने तुमको दे दिया कि द फोर्स exerted due to gravity depend upon। अब किस पे वो डिपेंड करती है वो देखिएगा, किस पे क्या करती है भैया, डिपेंड करती है वो देखिएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी, ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मैं कहता हूँ दोनों मास इक्वल हैं तो m स्क्वायर पे मान लो डिपेंड करती है। मैं कहूँ दोनों बॉडी के मास इक्वल हैं तो अब मैंने कह दिया m स्क्वायर, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए और कॉम्प्लेक्स को नहीं बनाऊंगा। प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड रेडियस, ये तो प्रोडक्ट नहीं लिखा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ मास m एंड रेडियस r। फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। अबे इक्वेशन डिराइव करनी कुछ नहीं है। देखो फोर्स क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू ग्रेविटी को हम F लिखते हैं, तो गिवन है कि F जो है किस पे डिपेंड करता है। अब देखो F किस पे डिपेंड करता है, एक्चुअली G की पावर 1 पे। एक्चुअली G कांस्टेंट है, लेकिन मैं मान लूँ चलो F होता है G की पावर 1 इंटू m, अगर दोनों मासेस इक्वल तो m की पावर 2 अपॉन रेडियस की पावर 2। लेकिन मुझे ये नहीं दिया है, मुझे दिया है कि कुछ पावर है, यहाँ भी कुछ पावर है, यहाँ भी कुछ पावर है। अब तुम बताना है कि कौन कितनी पावर। अगर ये पावर आ गई, जैसे r की पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, r की पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके जब पावर आएगी, अगर इसको आपको और डिटेल में देखना है, इसके लिए डिटेल लिखते बताइए, क्योंकि अगर इसको मैं डिटेल में समझाया तो वीडियो आपका डेफिनेटली इतने में ही 1 घंटा पार हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं समझा रहा। खैर, जितना कोशिश करूँगा जितना हो सके समझाऊंगा। देखो क्या होता है, गिवन है कि फोर्स डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल नहीं है, फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे ग्रेविटेशन पे। अब किस हद तक डिपेंड कर रहा है, जैसे मैंने बोला y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, कैसा x के बराबर है, x स्क्वायर के बराबर है, रूट x के बराबर है, क्यू रूट x के बराबर है, या फिर y की वैल्यू जो है x+1 के बराबर है। कैसे किस फॉर्म में डिपेंड कर रही है, तो वो फॉर्म आता है मेरा पावर से। मैं पावर को a लेट कर लूंगा। अब जी मास पे डिपेंड करती है, m की पावर b लेट कर लूंगा, रेडियस r की पावर को मैं c लेट कर लूंगा, और मैं लिख लूंगा लेट f इज दिस मच। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे f इज इक्वल टू k इंटू, वैसे ही g ये खुद ही कांस्टेंट है, बट ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। क्या होते हैं बताऊंगा लास्ट में। तो GAMBRC, ठीक है। अब आपको पता है, आपको ऑफ कोर्स पता होगा कि यदि दो क्वांटिटी LHS RHS में डिमेंशन ऑफ LHS इक्वल डिमेंशन ऑफ RHS होता है, बिल्कुल होता भैया, बिल्कुल होता भैया। देखो अब कुछ नहीं करना, आपको इन क्वांटिटीज को तोड़ना है। सबसे पहले इन क्वांटिटीज को तोड़ देना, कुछ नहीं करना। देखो अब देखो k का कोई डायमेंशन तो k को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। f इक्वल टू GAMBRC। अब f का डायमेंशन क्या होता है, ML स्क्वायर t माइनस 2, यही होता है ना। रुको MLT माइनस 2 होता है, ठीक है। वो तो मैंने आपको जो है वर्क डन का डायमेंशन बता दिया था, एनर्जी का। और ये क्या है, GAMBRC। ग्रेविटेशन का डायमेंशन क्या होता है, इसका होता है m-1 L3T-2। इसका होल का पावर है a इंटू मास का क्या होता है डायमेंशन m की पावर b इंटू रेडियस का क्या होता है l की पावर c।
और यहाँ पे क्या है, m की पावर 1 है, l की पावर कितनी है 1 है, t की पावर क्या है -2 है। अब कुछ नहीं करना, LHS के m की पावर को RHS की m की पावर से कंपेयर करना है, LHS के l की पावर को RHS के l की पावर से कंपेयर करना है, LHS के t की पावर को RHS की t की पावर से कंपेयर करना है, और आंसर आ जाएगा। अभी नहीं कर सकते, रुको पहले पूरा सॉल्व करो। इक्वल टू -1 का a से मल्टीप्लाई करना तो m -a हो जाएगा, l³ का a से मल्टीप्लाई करना l3 हो जाएगा, t -2 का a से करना तो t -2a हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, m की पावर b और l की पावर c। अब m और m है, लाइक टर्म है, पावर ऐड हो जाएंगी तो b -a प्लस b तो b -a हो जाएगा, तो m की पावर हो जाएगी b -a, l की 3a और प्लस c हो जाएगी इंटू l 3a प्लस सी, और t में और कुछ नहीं है, साथ कर दो, t की पावर -2 है। यहाँ क्या है, m1 l1 t -2। अब m को m से कंपेयर कर दो, l से l को l से, t को t से। अब 1 इक्वल टू क्या है, b। अब देखो m1 इक्वल टू m b -a है, तो 1 इज इक्वल टू b -a हो जाएगा, तो b -a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू a + 1 आ जाएगा, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है भैया, l3a + c जो है l1 के बराबर है, तो 3a + c 1 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ से आपकी जो c की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 - 3a के बराबर आ जाएगी, ठीक है, 1 - 3a के बराबर आ जाएगी, ठीक है, b और c की वैल्यू मिल गई। और यहाँ से t -2a कितना आ जाएगा आपका, t -2a t की पावर -2 के बराबर आ जाएगा, तो -2a इक्वल टू -2 आ जाएगा, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, तो a की जगह पे 1 रख दो, तो b कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, a की जगह 1 रख दो, तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 3 होता है, 1 - 3 होता है -2, और ये कितना हो जाएगा, c के बराबर, तो c कितना है, -2 है। याद है r की पावर -2 आ रही थी, अगर ध्यान आया आपको, तो b आ गया, c आ गया, a आ गया। अब इनमें पुट कर दो, तो कितना है, ये एक्चुअल में क्या आया था तुम्हारा, ऊपर क्या आया था। अब ये ध्यान रखना कि किसकी पावर में a चढ़ाया था, किसकी b चढ़ाई थी, किसकी c चढ़ाई थी। तो f इज इक्वल टू GAMBRC चढ़ाया था हमने, तो f कितना आ जाएगा तुम्हारा, f कितना आ जाएगा आपके पास, f आ जाएगा आपके पास, a है 1 तो g की पावर 1 इंटू m की पावर b है 2, mb है 2, अब और इंटू r कितना है, c है -2 r नीचे ले आओ, GM²/r-2, ये r² क्या याद है, ऐसी ही तो इक्वेशन थी। अब mm/r², क्योंकि दोनों मासेस अलग थे, मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, तो m का स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो चौथा एप्लीकेशन इसी के साथ खत्म। इसका एक और क्वेश्चन कराया तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं करना चाह रहा, मेरा मूड नहीं है इतना पढ़ाने का। ज़्यादा है तो आप लेक्चर नहीं, उसकी लिंक नीचे दे दूंगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, और लास्ट चीज आपको जो पढ़नी है, डायमेंशनल है या डायमेंशनलेस है, इस पे फोकस करिएगा बहुत अच्छे से। डायमेंशनल दो चीजें होती हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। डायमेंशनलेस फिर से दो चीजें होती हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। देखो कांस्टेंट क्या होता है, जिसका डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है फिक्स हो बट डायमेंशन एग्जिस्ट करती हो। उदाहरण के लिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी एक वैल्यू होती है, मैं नहीं बताऊंगा क्या होती है, लेकिन उसका डायमेंशन एग्जिस्ट करता है और वैल्यू भी होती है फिक्स, ठीक है। अब डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जिसका डायमेंशन हो बट वैल्यू फिक्स ना हो, जैसे कि मैं बोल दूं फोर्स। अब फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, नॉट फिक्स हो बट डायमेंशन क्या हो, फिक्स एंड एग्जिस्ट करता हो, तभी ये दोनों डायमेंशनल की कैटेगरी में आते हैं, कि डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। एन नॉट फिक्स, अब फोर्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 न्यूटन 3 न्यूटन, लेकिन हर फोर्स का डायमेंशन उतना ही निकलेगा, MLT -2। डायमेंशनलेस में कांस्टेंट में कुछ नहीं आते हैं जिनका एन भी फिक्स हो बट डायमेंशन एग्जिस्ट ना करता हो, जैसे कि क्या 1 2 3 4 न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, इनका कोई रियल नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशनलेस वेरिएबल जिनका एन भी फिक्स ना हो और डायमेंशन भी नॉट एग्जिस्ट ना करता हो,
जैसे कि कोई भी वेरिएबल x, y, a, b, c, इसका उदाहरण में पाई भी आप ले सकते हैं। पाई की भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये चीज़ आपकी इस चैप्टर में बची रह गई थी। और एक बार मुझे रिकॉल कर लें तो कोई चीज़ बची है क्या? बिल्कुल नहीं बची। चलो तो अपन एक बार वापस पूरा चैप्टर देख लेते हैं क्या क्या होता है, किसमें क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा यूनिट क्या होती है। सॉरी थोड़ा कलर लाइट हो गया, अभी खत्म होने वाली है। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है कंपेयरिंग क्वांटिटी, जिसे हम कंपेयर करते हैं। जैसे उदाहरण है मीटर, केजी और सेकेंड। इसके सिस्टम्स होते हैं 3, SI, CGS, FPS, MKS। SI में मास लेंथ टाइम लेंथ मास टाइम जो होता है ये ऐसे लिखते हैं। लेंथ किलोमीटर में, मास लेंथ मीटर में, मास केजी में, टाइम सेकंड में। CGS सजेस्ट सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। FPS फुट, पाउंड, सेकंड। सब में टाइम सेकंड में मेजर होता है। MKS मीटर, केजी, सेकंड। वेरी गुड। यूनिट में इतनी बातें थी। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन एक यूनिट, एक जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी किस किस रूप में एग्जिस्ट करती है उसको जो है हम डायमेंशन लिखते हैं। इसी से एक चीज़ आती है डायमेंशनल जो है फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला आता है आपके पास। डायमेंशनल फॉर्मूला का उदाहरण जैसे कि वेलोसिटी का होता है LT-1, डिस्टेंस का होता है L, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का होता है L, स्पीड या फिर वेलोसिटी का जो होता है LT-1, एक्सेलरेशन का होता है LT-2 होता है आपका, आपके फोर्स का होता है MLT-2 होता है आपका, आपके वर्क डन का होता है ML² T-2 होता है आपका। और ऐसे करते करते ML-1 T-2 पावर का होता है आपका। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है M-1 L T-2 होता है आपका। और ऐसे करते करते आपके डायमेंशनल फार्मूला भी हो गए। इसके बाद इनको जब हम स्टडी करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं डिमेंशनल एनालिसिस। इसके 4 एप्लीकेशन होते हैं। जैसे इक्वेशन को हमको CGS से इसमें कन्वर्ट करना है, SI से CGS कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं भैया? जैसे मैंने तुम्हें दे दिया 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो तो कुछ नहीं है, 1 जूल में N1 1 हो जाएगा, जूल में M1 L1 T1, M1 कितना 1 kg हो जाएगा, L1 कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, और T1 कितना 1 सेकेंड हो जाएगा। अर्ग में N2 हमें निकालना होता है। और यू जो अर्ग है, अर्ग में हमारी 3 चीज़ें आ जाएंगी। M2 हमारा कितना हो जाएगा, M2 जब CGS में जाते हैं तो हमारा 1 ग्राम हो जाएगा। L2 हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। T2 हमारा 1 सेकेंड ही रहेगा। तो N2 कितना आता है, N1 × U1/U2 आता है हमारा। और इसको फिर हम फाइनली करते हैं M1/M2, L1/L2, T1/T2। इसकी रिलेशन देख लेते हैं, इसी कैसे होता है। इसका एनर्जी का ML² T-2। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, 1 किलोमीटर बाय 1 मीटर इंटू 1 kg/1 ग्राम इंटू 1 किलोमीटर स्क्वायर बाय 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड -2/1 सेकेंड -2। इनको निपटा देते हैं। इंटू यहाँ हम लिखते हैं 1 का कोई महत्व नहीं होता। इसको हम कर देते हैं 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम। ग्राम से ग्राम मर जाता है तो यहाँ 10⁻³ बचता है। इसको हम कर देते हैं 1000 मीटर, और उसके बाद 3 जीरो और लगा देते हैं। और यहाँ पे हमारा बनता है 1 मीटर बनता है हमारा। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे 10⁻³ कितना बचता है भैया, यहाँ पे 10⁻³ जो है 4 बचता है आपका। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मीटर होता है, यहाँ सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ 10⁻4 बचता है आपके पास। 10⁻, जो है आपके पास 4 बचता है। तो इसको क्या लिख देते हैं फाइनली, हम लिख देते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻4, तो होता है 10⁻7। तो 1 जूल कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। और क्वेश्चंस के लिए आप उधर देख सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरा एप्लीकेशन क्या पढ़ा, दूसरा एप्लीकेशन हमने पढ़ा करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन V = U + AT। करेक्ट ही नहीं तो LT-1 कितना होता है, LT-1 प्लस LT-2 इंटू T से ये -1 हो जाएगा, ये पूरा LT-1 हो जाएगा, ये LT-1 था ही, तो हेंस द इक्वेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि अननोन टर्म निकालो, U + XT के बराबर होता है। तो ये LT-1 है, ये LT-1 है, ये x है इंटू यहाँ पे t है। तो इसका और इसका डायमेंशन बराबर, तो LT-1 = x इंटू t हो जाएगा। तो LT-2 = x हो जाएगा। एक का डायमेंशन ऐसे निकल आता है। लास्ट हमने पढ़ा कि इक्वेशन को कैसे डिराइव करते, तो अभी हम जस्ट पढ़े, उसको मैं आपको रिवाइज नहीं करवाऊंगा क्योंकि वैसे ही बहुत बड़ा मेथड है, भयंकर मेथड है वो।
ठीक है, तो मेरी हिम्मत नहीं उसको रिवाइज करवाने की वापस। ठीक है, इसी के साथ यूनिट्स एंड डिमेंशन की पूरी सीरीज़ कंप्लीट होती है। आई होप आपको सीरीज़ अच्छी लगी होगी, थोड़ा आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा, और आई होप आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे सब तक ये छोटी छोटी चीज़ें पहुँचती रहें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि पढ़ाई आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाय बाय एवरीवन।